गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप अपनी पर्यावरण की किताब में पाठ 14 निकाल लीजिए पेज नंबर 60 पर। पाठ 14 का नाम है पृथ्वी, आकाश एवं जल। पाठ परिचय। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी, आकाश, जल एवं जल के स्रोत। इस पाठ में हम हमारी पृथ्वी, आकाश और जल के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी पृथ्वी। संसार के सभी प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे मकान, सभी कार्य करने के स्थान, पेड़ पौधे और पहाड़, नदी, तालाब आदि इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी के धरातल पर कुछ स्थान ऊंचे हैं और कुछ नीचे। ये ऊंचे उठे हुए भाग चट्टान या पर्वत होते हैं। संसार के सभी प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहने के स्थान, जल, पहाड़, पेड़ पौधे, तालाब, ये सब इसी पृथ्वी पर है। और पृथ्वी के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे होते हैं और जो भाग ऊंचे होते हैं उन्हें पर्वत या चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए पृथ्वी के धरातल पर अनेक नए निर्माण किए हैं। उसने इस प्रकार के निर्माण किए हैं जो मानव जाति के पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन करने की इच्छा को और आगे बढ़ाते जाएंगे। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ने जो परिवर्तन किए हैं इस धरती पर, उसके इस प्रकार के परिवर्तन से मानव के और परिवर्तन करने की इच्छा को और बढ़ाया जा रहा है। मनुष्य ने पृथ्वी पर सड़कें बनाई हैं। उसने इमारतें, पुलों, नहरों और बांधों का निर्माण किया है। पृथ्वी का स्वरूप मानव तो बदल ही रहा है, इसका स्वरूप प्रकृति भी बदलती है। ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ और तूफानों से भी परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी पर मानव ने सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बांधों का निर्माण, ये अलग अलग तरह के परिवर्तन किए हैं। पृथ्वी पर मानव द्वारा परिवर्तन हो रहे हैं, उसके साथ प्रकृति के द्वारा भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप और बाढ़, तूफान, ये सभी परिवर्तन होते हैं। अगला है आकाश। हमारी पृथ्वी के ऊपर नीला आकाश है। दिन में आकाश में सूर्य दिखाई देता है। वर्षा के दिनों में बादल और इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। आकाश में पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि में आकाश में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर एक नीला आकाश है। दिन में आकाश में एक सूर्य दिखाई देता है और रात में चंद्रमा दिखाई देता है। आकाश में पक्षी भी उड़ते हैं। सूर्य का आकार गोल है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। सूर्य से हमें समय का ज्ञान होता है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है और सदैव पश्चिम दिशा में छुपता है। सूर्य के निकलने पर दिन और छिपने पर रात होती है। सूर्य गोल होता है और यह हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। प्रकाश का मतलब है रोशनी और ऊष्मा का मतलब गर्मी देता है। सूर्य से हमें समय का पता चलता है और यह हमेशा पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। जब सूर्य छिपता है उसके बाद रात होती है। चंद्रमा आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। तारे भी रात में दिखाई देते हैं। चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। धीरे धीरे यह आकार घटता जाता है। अमावस्या की रात में चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा आकाश में रात्रि में दिखाई देता है और चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा की रात को यह पूरा दिखता है और अमावस्या की रात को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और चांद के साथ साथ रात में तारे भी दिखाई देते हैं। पेज पलट लीजिए। पानी की आवश्यकता और उसके स्रोत। संसार का हर प्राणी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पानी हमारा जीवन है। पानी पीने से शरीर को ताकत मिलती है। पानी से लोग स्नान करते हैं, इससे कपड़े धोते हैं। पानी पेड़ पौधों में देते हैं। बिना पानी के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पानी से ही खेती होती है। सभी जीव जंतु पानी पीकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं। संसार के हर प्राणी को पानी की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। पानी पीने से हमारे ताकत आती है और पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हमें नहाने के लिए, खाने पीने के लिए और पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वर्षा, नदी, तालाब, बांध, कुएं, हैंडपंप और टंकी पानी के स्रोत हैं। वर्षा का पानी नदी नालों में बहकर आता है। तालाब में यह पानी इकट्ठा हो जाता है। कुओं के द्वारा सभी पानी प्राप्त करते हैं। शहरों और गांवों में अब हैंडपंपों से पानी प्राप्त किया जाता है। वर्षा, नदी, तालाब, बांध, कुएं, ये सभी
पानी के स्रोत हैं। और जब बारिश आती है वर्षा के दिनों में नदी नालों में जो पानी बहकर आता है, तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है और कुएं का पानी पीने के काम आता है। शहरों में हैंडपंपों से पानी प्राप्त किया जाता है। नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं। बांधों का पानी पीने और खेती के काम आता है। उससे बिजली भी बनाई जाती है। आबादी बढ़ने से पानी की ज़रूरत बढ़ गई है। इसकी आपूर्ति के लिए सरकार ने पानी की टंकी से पानी देने की व्यवस्था की है। नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए गए हैं और उन बांधों से जब ज़रूरत पड़ती है तब पानी दिया जाता है और ये खेती के काम भी आता है, बिजली बनाने के काम भी आता है। लेकिन आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की पूर्ति के लिए सरकार ने टंकी के जरिए पानी देने की व्यवस्था की है। पानी का प्रदूषण तथा उसकी स्वच्छता। पीने के पानी के जो साधन हैं उसके पास नहाने से, कपड़े धोने से, मल मूत्र त्यागने से, गंदगी रखने से, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालने से पानी का प्रदूषण होता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। हैजा इसी जल प्रदूषण से फैलता है। पानी का प्रदूषण तथा उसकी स्वच्छता के लिए क्या क्या करना चाहिए? पानी पीने का जो साधन है हमारे पास उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, उनके आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए, उनमें दवाइयाँ नहीं डालनी चाहिए और पानी के प्रदूषण को रोकना चाहिए। और अगर पानी प्रदूषित हो जाता है तो उससे अनेक बीमारियाँ हो जाती है और हैजा जल प्रदूषण से ही फैलती है। पानी की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तालाब, नदी, नहर, पोखर, कुओं, हैंडपंप व सरकारी नलों की गंदगी हटाते रहना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। फिटकरी, लाल दवा व कीटनाशक दवाएं डालकर पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। पानी की स्वच्छता के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में बताया है हमें कि पानी को हमेशा छानकर पीना चाहिए और इसमें फिटकरी, लाल दवा, कीटनाशक दवाएं डालकर इसे स्वच्छ साफ किया जा सकता है। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इस बात को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।